जो कि हमारा चैप्टर था, एक छोटा सा चैप्टर था जिसमें डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है। और हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमने स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट किया तो सबसे पहले टॉपिक्स पढ़े हमने स्टैटिस्टिक्स, मीनिंग उसका सिंगुलर सेंस में, प्लूरल सेंस में, उसका फंक्शंस, इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। फिर उसमें एक टॉपिक था ना इसमें सिंगुलर सेंस डेफिनेशन, तो उसमें था कि व्हेन स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व द फॉलोइंग प्रोसेस, तो उसमें 5 स्टेप थे: कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन डाटा, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। उसके अकॉर्डिंग ये अभी आपका आगे का कोर्स चल रहा है। तो पहला है कलेक्शन ऑफ डाटा, वो एक चैप्टर था आपका जिसमें हमने डाटा कलेक्ट, किस तरह के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेज हैं, सेंसेस और सैंपल मेथड है, फिर ये सब हमने किया। फिर कल हमने किया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइजेशन मतलब उसको संगठित करना। तो हमने उसमें कल किया कितने टाइप की सीरीज होती हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज करना ही क्यों ज़रूरी है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये हमने कल किया। अभी आज हमारा ये स्टार्ट हो रहा है चैप्टर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब देखो, प्रेजेंटेशन मीन्स व्हेन यू प्रेजेंट डाटा इन सम वे। जब आपको उस डाटा को, उस लिखी हुई संख्या को, एक मिनट, जैसे कुछ भी हमने कल बड़े एग्जांपल्स लिए थे, कोई भी ऐसे कागज, नंबरों से भरा हुआ कागज, ऐसे डाटा लिखा हुआ है, उसको हम दर्शाना चाहें तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं ना। तो जैसे डायग्राम बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, लिख के भी बता सकते हैं। वही इंफॉर्मेशन, व्हेन इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन अट्रैक्टिव and more understandable way, that is known as presentation of data, which also includes presenting data in form of textual, मॉर्निंग बेटा, टेक्सचुअल एक्सप्रेशन भी हो सकती हैं, टैबुलर एक्सप्रेशन भी हो सकती हैं, और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी हो सकती है। तो प्रेजेंटेशन, व्हेन यू प्रेजेंट डाटा in a comprehensive and attractive way which makes understanding easy and which makes analysis easy, दैट इज नोन एज प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। उसको हम कहेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। मॉर्निंग बेटा, मॉर्निंग अंशा। तो ये है हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब इसमें अगर हम देखें तो मेन 3 तरीके हैं डाटा को प्रेजेंट करने के। पहला है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। जब आप किसी भी जानकारी को लिखित में दे दे रहे हो, लिख के दे दे रहे, जैसे न्यूज़पेपर में हेडिंग आई हो कि भी आज बंद के दौरान इतने लोगों के जमावड़े में नंबर आ रहे हैं ना, तो वो स्टैटिस्टिक्स हो गई, और उस जानकारी को लिख के वो बताना चाह रहा है। जैसे मेरे को कोई एग्जांपल पढ़ के बताता हूँ आपको। जैसे एक एग्जांपल ये, जैसे लिखा हो कहीं पे, न्यूज़पेपर में लिखा हो, मैगजीन में लिखा हो, किताबों में लिखा हो, हम किताब से ही तो पढ़ रहे हैं ना। सेंसस ऑफ इंडिया 2001 रिपोर्टेड दैट देयर आर 49 करोड़ females against 53 crore males. 70 crore people lived in rural India and only 28 crore lived in urban area India. अभी एक जानकारी है ना, इंफॉर्मेशन है कि भी कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, और रूरल में कितने, अर्बन कितने, अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस। तो व्हेन डाटा इज प्रेजेंटेड इन अ टेक्सचुअल फॉर्म, टेक्स्ट की तरह हम उसको कर रहे हैं, दैट बिकम्स अ टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक, ये तो बड़ा सिंपल सी बात है, लोगों मैं किताबों वाला पढ़ के बताता हूँ। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन डाटा आर पार्ट ऑफ द टेक्स्ट ऑफ स्टडी और पार्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टडी. Such presentation is also called descriptive presentation of data. It is the most common form of data presenting. When the quantity of data is not very large, it is suitable. ठीक है ना, तो ये सिंपल सा। टेबुलर सेकंड आ गया, टेबुलर प्रेजेंटेशन। जब हम डाटा को किसी टेबल के रूप में दिखाएं, जैसे कोई भी ले लो, कुछ भी ले लो, ये ले लो, देखो, when data is presented in a tabular form, that is known as, टेबल के फॉर्म में जब दिखा रहे हैं उसको, that is known as tabular presentation. ठीक है, अब ये थोड़ा सा एलॉबरेटेड है क्योंकि टेबल कई तरह के होते हैं और उसमें उसकी टेक्निकलिटीज भी हैं। मैं बताता हूँ उसमें क्या क्या है। पहले तो टेबुलर, जब हम व्हेन वी प्रेजेंट इंफॉर्मेशन, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, वी आर स्टडिंग स्टैटिस्टिक्स, तो स्टैटिस्टिक्स नेसेसरली मींस नंबर्स, क्वांटिटीज,
When the quantities or numbers is shown in a tabular form or a scheduled form, such presentation is known as tabular representation of data. ठीक है. So what are the main objectives, what are the main targets, why we are constructing tables in the first place, उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो वेरी सिंपल है कि इट सिंप्लीफाइज द कॉम्प्लेक्स डाटा. ऐसे नंबर्स ही नंबर्स लिखे हो अखबारों पे, नंबर्स ही नंबर्स लिखे हो, तो आपको तो कुछ भी नहीं पता चलेगा. लेकिन वही नंबर्स ऐसे अरेंज कर दिए हो, वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको बड़ी आसानी से, है ना. रुको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, एग्जाम्पल लिख के बताता हूँ. अच्छा, इसके एक ऑब्जेक्टिव तो ये है, इट सिंप्लीफाइज द कॉम्प्लेक्स डाटा. ये जो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता है. कल हमने यही तो किया था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा यही तो था. व्हेन वी ऑर्गेनाइज डाटा, दैट नेसेसरली मींस, क्या बात है, कैमरा सिर्फ विनेश के चल रहा है, बाकी आप सबके मोबाइल खराब है क्या? और यू हैव अ प्रॉब्लम विद इट. डोंट अंडरस्टैंड, आपको बात समझ में नहीं आती है, या आप उसको ट्राई करना चाहते हो, देख लेते हैं यार आज कुछ नहीं होता, यार कुछ नहीं होता. तो आपको कैसे पता कि हो रहा है या नहीं हो रहा? हो सकता है हो ही रहा हो, यू नेवर नो. और बाद में आपको इस चीज का एहसास कराऊं मैं अगर, तो फिर तो बात वैसी हो जाएगी ना फिर. चलो एनी हाउ, टेबुलर प्रेजेंटेशन में टेबल कंसिस्ट ऑफ मेनी पार्ट्स. टेबल में कई चीजें होती हैं. जैसे मैं ड्रॉ करके बताता हूँ. जैसे आप अपना टाइम टेबल स्कूल का सॉरी टाइम टेबल रिकॉल करो, उसमें कितने कॉलम होते हैं ना बहुत सारे. तो ऐसे ही टेबल में क्या क्या जरूरी चीजें होती हैं. जैसे सबसे पहले तो टेबल का नंबर ही होता है. आप स्कूल का कोई डायग्राम उठा लो, किसी बुक का, लिखा नहीं होता अकॉर्डिंग टू द डायग्राम 17.1, उसको नंबरिंग की होती है उन्होंने. तो सबसे पहला चीज आ गई टेबल का नंबर. जैसे आप हम बनाएंगे, साथ साथ में बताते जाते हैं, साथ साथ में करते जाते हैं, ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए. अभी जैसे हम कोई बना रहे हैं, अभी डाटा लिख रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, डाटा नहीं लिखेंगे, टेबल बना रहे हैं, तो सबसे ऊपर लिखा जाएगा टेबल नंबर. जैसे टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 13, 14, वॉट एवर सीक्वेंस हो उसका. ठीक है. इसके बाद इसमें आएगा आपका टाइटल, कि किस बारे में है ये, उसका सब्जेक्ट या उसका मेन टाइटल है, जो टाइटल ऑफ, जैसे मान लो हम अभी करेंगे, हम होपफुली अगर स्कूल खुल गए नवंबर दिसंबर में, तो हम उसको दिसंबर जनवरी में करेंगे इसको सर्वे को. फिर आएगा आपका टाइटल, कि किस बारे में है, व्हाट इज द सब्जेक्ट, वो टाइटल आएगा. फिर हेड नोट. मैं आपको बताता हूं सारा कुछ. ये जैसे मेन टाइटल को आपको कहीं सप्लीमेंट करना है, उसके बारे में और बताना. जैसे हम लिखते हैं क्लास 12th कॉमर्स, फिर नीचे लिखना पड़ता है ना सेशन. जैसे सबसे ऊपर लिखते हैं हम APS उधमपुर, कोई भी चीज डॉक्यूमेंट बनाते हैं, पेपर बनाते हैं, आपकी आंसर शीट्स होती हैं, उसके नीचे तो वो वैसा ही सीक्वेंस है. फिर आ गया हेड नोट. फिर आपको ये पता है ना कि ऐसे वाले जो होते हैं सीधे वाले, दीज आर कॉलम्स, ये जो लंबे में होते हैं. और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं, दीज आर रोज. These are columns, the perpendicular one, the vertical ones, and the horizontal information are rows. तो मैं इसको C से लिख देता हूं. इतना तो खैर क्या लिखना है, कॉलम्स आ गई, वो रोज आ गई. ठीक है. फिर जो इसमें हम हेडिंग डालेंगे, ऊपर वाले की हेडिंग, जैसे पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3 लिखते हैं आप क्लास टाइम टेबल में, या कुछ भी हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो भी आप इंफॉर्मेशन वर्टिकल डालना चाह रहे हो. जैसे आप यहां पे जो लिखोगे इस बॉक्स में, जस्ट अ मिनट, whatever information you will write in these elongated cells, इनको कहते हैं सेल्स. ये जो बनते जाएंगे इंफॉर्मेशन से भरे हुए डब्बे, इनको हम कहेंगे सेल्स. तो ये आ जाएगा आपका कॉलम हेडिंग. यहां लिख देता हूं. इस पे हम जो भी लिखेंगे,
लंबे वालों पे, यानी कॉलम हेडिंग्स। और जो यहां पे इंफॉर्मेशन डालेंगे इन बॉक्सेस में, नीचे वालों में, एक तो आगे ना इंफॉर्मेशन लंबे में, जैसे आप टाइम टेबल को ले लो, तो टाइम टेबल में आप लिख रहे हो फर्स्ट पीरियड में कौन कौन सा लग रहा है, फिर एक इंफॉर्मेशन लिख रहे हो ना वैसे मंडे को किस किस का पीरियड है, ट्यूसडे को। तो जब रोज वो रो की हेडिंग या फिर उसका दूसरा नाम है स्टब्स, जहां पे रो की हेडिंग्स आएंगी, या आप उनको रो हेड्स कह सकते हो, या आप उनको यू कॉल इट स्टब्स, STUBS, स्टब्स। अच्छा, इनको कॉलम हेड्स जो हमने लंबे वाले थे ना, कैप्शन भी कहते हैं। अगर इनकी कॉमन हेडिंग आ रही है तो कैप्शन भी कह सकते हैं। फिर मैं बता चुका मैं आपको बॉडी और मेन सेल जहां पे इंफॉर्मेशन आएगी, द एरिया कंटेनिंग दीज इंफॉर्मेशन ऑल, वेदर दी आर रोज इंफॉर्मेशन और द कॉलम इंफॉर्मेशन, वो पूरी को कहेंगे बॉडी या कहेंगे सेल्स, इंडिविजुअल सेल्स या कंप्लीट को बॉडी। फिर आपने पूरी जानकारी भर दी, तो आप उसके नीचे लिखोगे आप फुट नोट। और फुट नोट ज्यादातर क्लैरिफिकेशन के लिए नीचे लिखा जाता है। फुट नोट ये ज्यादातर लिखा जाता है फॉर द इजीनेस ऑफ द रीडर, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। और इसके नीचे आता है सोर्स। लास्ट में आएगा सोर्स। सो दिस बिकम्स योर, पहले हम टेबुलर प्रेजेंटेशन ही कर रहे हैं ना, तो ये आपका आ गया टेबल, जिसमें आ गया आपका टेबल नंबर, टाइटल, देखो ना, कॉलम हेड, ये आ गया आपके स्टब्स या रो हेड्स। अच्छा, ये आ गया आपके सेल्स या आप इसको बॉडी कह सकते हैं। अच्छा, सेल्स, बॉडीज, कॉलम, स्टब हेड्स, कॉलम हेड्स, बस यही है। 7-8 चीजें तो हैं, 10 के करीब होंगी, 7-8। देखो बेटा, ये टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिस पे MCQ के क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसलिए अभी आप घर में जब हम क्लास के बाद या जब भी शाम को भी पढ़ोगे, आप रीडिंग करोगे, आपको रीइंफोर्स होगी वो इंफॉर्मेशन और थोड़ा पक्का हो जाएगा। तो इसलिए सिंपल चीजें हैं जो हम रोजमर्रा करते हैं, सिर्फ नाम है। देखो मैं पढ़ के बताता हूं आपको, रुको। जैसे टाइटल नंबर, जो टेबल नंबर, सॉरी, सबसे ऊपर जो हम लिखते हैं टेबल का नंबर, टेबल मस्ट बी नंबर, डिफरेंट टेबल्स मस्ट हैव डिफरेंट नंबर्स एंड नंबर फैसिलिटेट लोकेशन ऑफ द टेबल। तो ये इसमें कोई इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है। रुको, स्टब्स आर टाइटल ऑफ द रो ऑफ द टेबल, जो रो है उस टेबल की, कॉलम तो ये है ना, रो ऑफ द टेबल, उसका जो हेडिंग है उसको स्टब्स कह लो या रो हेडिंग्स कह लो, तो यही आपको लिखना है अगर आएगा तो। अच्छा, तो लेट अस रिकैप्चुलेट इन रियल फास्ट मैनर व्हाट आर दीज। सबसे ऊपर आ गया आपका टेबल नंबर, टाइटल, ठीक है, फिर आपका हेड नोट, फिर कॉलम, कॉलम्स और कॉलम का हेडिंग, कॉलम हेड या कैप्शन, सॉरी, फिर रो हेडिंग या स्टब हेड्स। रो वाली हेडिंग को स्टब्स भी कहते हैं, तो स्टब हेडिंग्स भी आ गई, स्टब हेड्स आ गए। अच्छा, उसके बाद इंडिविजुअल डब्बों को कहेंगे सेल्स, अदरवाइज जिस एरिया में पूरी इंफॉर्मेशन है नंबर्स क्वांटिफाइड वे में, वो आपकी हो जाएगी बॉडी। देन फुटनोट, footnotes are given for clarification for the of the readers, or it is generally given when information of the table needs to be supplemented or additional information is required for the clarification of the reader, तो इसलिए दिया जाता है। और सोर्स इसलिए दिया जाता है क्योंकि ज्यादातर जो नोट्स बनाए जाते हैं या टेबल बनाए जाते हैं वो सेकेंडरी सोर्स होता है। प्राइमरी सोर्स हो तो तब तो लिख सकता है एज पर द इन्वेस्टिगेशन डन बाय हिमसेल्फ, अदरवाइज उसको लेना पड़ेगा कि मैंने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट से लिया है या न्यूज़पेपर फलानी डेट का उससे लिया है, उसका पेज नंबर क्या था, कौन सी डेट का था, तो उसका रेफरेंस देना, तो वो रेफरेंस को ही सोर्स कहा जाता है।
तो दीज आर द कंपोनेंट्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन अ टेबल। और हम क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज वी आर स्टडिंग टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। अब इसमें तो और भी बड़ा कुछ दिया है, लेकिन आई डोंट नीड थिंक कि इतना वो आपको जरूरी है, लेकिन मैं बता देता हूं कि इसमें बताया हुआ है कि एक अच्छे टेबल की, चलो यहां से पढ़ते हैं, एसेंशियल्स ऑफ गुड टेबल, कि एक अच्छे टेबल की क्या एसेंशियल्स हैं। फॉर एक ना रिकैप मारते हैं इसका। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा मीन्स व्हेन डाटा इज प्रेजेंटेड इन अट्रैक्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव वे which enables the reader to understand easily, and it also look attractive also. That is known as presentation of data. ठीक है, फिर हमने किए थे इसके ऑब्जेक्टिव्स कि व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रेजेंटिंग डाटा। तो पहला था कि इट सिंप्लीफाइज द कॉम्प्लेक्स डाटा, दूसरा इज फैसिलिटेट कंपैरिजंस ऑफ डाटा, एंड इट फैसिलिटेट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। आपको टेबल ही बने मिलेंगे आगे पूरी बुक में, तभी तो आप आगे निकालोगे ना हर क्वेश्चन। क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर्स, ये सारे आपको जो क्वेश्चंस होंगे वो टेबल ही तो बना होगा। तो टेबुलर प्रेजेंटेशन आल्सो हेल्प्स इन एनालिसिस ऑफ डाटा। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स थे। फिर हमने आपको ये बताया कि प्रेजेंटेशन होती किस किस तरह की है। तो 3 तरह की होती है। पहला टेक्सचुअल, व्हेन द क्वांटिटीज और इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन अ टेक्स्ट वे। दूसरा टेबुलर, तो tabular means when the information is presented in a tabular or a scheduled form, that presentation is known as tabular presentation. फिर हमने किया what are the main components of table, जिसमें अभी आपको बताया टेबल नंबर, टाइटल, वो सारा कुछ। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ एक अच्छे टेबल के एसेंशियल्स या उसके क्या अच्छी क्वालिटीज होती है एक अच्छे टेबल की। तो वही है, पहले 5-6 तो वही है ना कि कॉलम हेड भी होना चाहिए, स्टब्स भी होने चाहिए, टेबल नंबर भी होना चाहिए, टाइटल भी होना चाहिए, उसका सोर्स भी ऑथेंटिक होना चाहिए। यही सब तो 5-6 तो यही हो जाएंगे एक अच्छे टेबल की अच्छी। तो मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। इस एक किताब में तो बड़े ज़्यादा दिए हुए, मुझे नहीं पता इतना भी है। जैसे इसमें बड़े ज़्यादा लिखे, इसने लिखा है टाइटल ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, टाइटल में लिखा होना चाहिए। दूसरा कंपैरिजन इजी होना चाहिए और उसको माइंड में रख के ही टेबल बनाना चाहिए। तो कंपैरिजन शुड बी इजी, कंपैरेटिबल होना चाहिए। तीसरा स्पेशल एम्फेसिस, कि हेड्स और रोज में अगर कोई आपको सब हेडिंग्स या और भी इंफॉर्मेशन देनी पड़े तो वो भी देनी चाहिए, स्पेशल एम्फेसिस भी देना चाहिए। फिर आइडियल साइज, कि भाई एक बहुत बड़ा डाटा भी नहीं होना चाहिए और बड़ा वो भी नहीं होना चाहिए, तो एक आइडियल साइज का होना चाहिए। स्टब्स, वही बात आ गई कि स्टब्स होने चाहिए, मतलब रो की हेडिंग्स होनी चाहिए। एक कौन सी बात है, यूज ऑफ जीरो, जीरो शुड बी यूज ओनली टू इंडिकेट द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल, इट शुड नॉट बी यूज टू इंडिकेट नॉन अवेलेबिलिटी। अच्छा, ओके, प्रिकॉशन है कि भी वो नील है या एब्सेंट है या नॉट एप्लीकेबल है तो जीरो नहीं लिखना है, उसको डैश लगाना, तो जीरो की डबल यूज ना हो जाए। अच्छा, ये भी अच्छी बात है। हेडिंग्स अगेन वही। अच्छा, एब्रिवेशंस, कि जैसे आप करोड़ की जगह CR लिख सकते हो, लैक्स की जगह LK लिख सकते हो, तो एब्रिवेशंस को भी यूज करना चाहिए। फुटनोट, अगेन वही फीचर आ गया कि फुटनोट होना चाहिए। फिर सोर्स भी होगा पक्का। जीरो का यूज करना है या नहीं नहीं करना है, वो मतलब सिर्फ क्वांटिटी शो करने के लिए करना है। जैसे 700 लिखना है तब जीरो लगा लेना है, लेकिन अगर तूने लिखना है कि वो कोई भी नहीं है तो मतलब समझ आई बात, कि नंबर्स को, जीरो भी एक नंबर ही है लेकिन एक जगह पे कोई डाटा नहीं है, मतलब वो नील है, तो उस जगह नील लिखना है या डैश करना है, उधर जीरो नहीं लगाना। जीरो को सिर्फ क्वांटिटी जहां एक्सप्रेस करनी है वहां यूज करना है, ये प्रिकॉशन है इसमें लिखी। ओके सर। अच्छा, फिर यूनिट्स, वही बात आ गई, यूनिट्स वही करोड़ को CR में लिख दिया इस तरह से। अच्छा, ये होना चाहिए। फिर टोटल, हर एक सब टोटल होना चाहिए, स्टब्स का भी और कॉलम्स का भी। अच्छा, परसेंटेज इन रेशियो, अच्छा परसेंटेज या फिगर जो है वो टेबल में देनी चाहिए अगर पॉसिबल है, क्योंकि वैसे तो फिर बड़ी इंफॉर्मेशन है, बाद में तो फिर टेबल में लास्ट में अपनी ऑब्जर्वेशन भी डाल सकता है टेक्स्ट में आदमी। वो तो टेबल को जैसा मर्जी बनाते जाओ, कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, क्योंकि वो सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, मल्टी इंफॉर्मेशन वाला भी हो सकता है। बताता हूँ मैं कैसे हो सकता है। अच्छा, सिंपल, इकोनॉमिकल एंड अट्रैक्टिव, दीज आर सिंपल थिंग्स। इसमें रूलिंग ऑफ द साइज ऑफ कॉलम, सोर्स ऑफ डाटा, सोर्स ऑफ डाटा वही सोर्स आ गया, तो कुछ भी नया नहीं है, देयर इज नथिंग न्यू। जो मेन कंपोनेंट्स हैं वही इसके वो दिए हुए एक गाइडलाइंस के लिए, कुछ खास नहीं है।
फिर अगर टाइप्स देखें हम, तो इन्होंने 3 बनाए हुए हैं। इसने वही एग्जांपल दिया है, इसने भी वही एग्जांपल दिया है। चलो देखो, बड़ा सिंपल है। पर्पस के बेस पे, दूसरा है ओरिजिनलिटी के बेस पे, और तीसरा है कंस्ट्रक्शन के बेस पे। तो 3 बेसिस उसके, बड़ा सिंपल है, कॉमन सेंस है। पहला है पर्पस के बेस पे कि उसका पर्पस क्या है। अगर तो पर्पस है कि भी जनरल पॉपुलेशन यूज करे, तो फिर अखबार में देंगे, मैगजीन में देंगे, मतलब सभी यूज करें और सारी इंफॉर्मेशन दी होगी। लेकिन कई होते हैं स्पेसिफिक यूज वाले, स्पेशल पर्पस, बड़े तरह के टेबल है। जैसे अभी हमने कोरिलेशन एक टॉपिक है हमारा, जब हमने उस टॉपिक को निकालना, उसमें वैल्यू और फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मेट नहीं होता, उसमें 2 वेरिएबल होते हैं, तो पर्पस चेंज नहीं हो गया उसका। तो अलग पर्पस, जैसे आपका कई, हर एक बंदे के पास अपना अपना टाइम टेबल होगा, लेकिन आपका टाइम टेबल आपका डिफरेंट नहीं होगा, आपके स्पेशल। तो जो पर्पस बेस्ड है, तो वो हो गया ये 2, कि एक जनरल यूज और एक स्पेशल यूज। सिंपल। ओरिजिनलिटी कि ओरिजिनल टेबल कि जो खुद कलेक्ट किया और फर्स्ट टाइम बना, वो ओरिजिनल टेबल हो गया, प्राइमरी सोर्स। लेकिन अगर आपने कहीं से कॉपी किया या कहीं से इंफॉर्मेशन लिया, तो वो हो गया आपका डिराइव्ड टेबल। ठीक है। फिर बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, सिंपल वे ऑफ टेबल, जब जानकारी साधारण तरीके से दी हो। रुको मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, शायद समझ आ जाए। जैसे कोई भी है यार, पर ये भी बड़ा अच्छा एग्जांपल है। जैसे क्या दिया है, 2 ही जानकारी दी है, क्लास एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कि 9th में इतने हैं, 10th में इतने हैं, 12th में इतने हैं, 11th में इतने हैं। सिंपल, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। लेकिन जब इंफॉर्मेशन को कॉम्प्लेक्स किया जाता है, मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे यहाँ पे एक बड़ा, 2 बुक में एक जैसा ही दिया हुआ, इसी को ले लेते हैं। जैसे सिंपल तो ये हो गया ना। अब कॉम्प्लेक्स टेबल को क्या है, जब एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन बता रहा है वो, व्हेन द टेबल इज गिविंग इंफॉर्मेशन ऑफ मोर देन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल, तो अकॉर्डिंगली इन्होंने क्या किया हुआ डिवाइड में, डबल वे और 2 वे टेबल, फिर ट्रिपल टेबल, फिर मैनीफोल्ड टेबल। तो मतलब 2 तरफ से दिखाया जाए तो डबल हो गया, 2 फोल्ड हो गया, 3 इंफॉर्मेशन दिखा रहा है तो ट्रिपल हो गया, और बहुत 3 से ज्यादा दिखा रहा है तो मैनीफोल्ड हो गया। लेकिन है बड़ी सिंपल सी बात है, रुको मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर ऐसा हो, ले लें आपकी क्लास, फिर ये आ गया देखो, इस तरह का अगर टेबल हो कि 2 ही इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, क्लास, मतलब आगे स्ट्रेंथ लिखी होगी अभी, मतलब क्योंकि और ड्राइव करना पड़ेगा ना हमें, क्लासेस, और उसमें बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, तो 2 जानकारी दे ना, क्लास में और बॉय, लड़के और लड़कियां कितने हैं, तो ये हो गया 2 फोल्ड। ठीक है, 2 जानकारी बताने वाला। और अब इसमें अगर हम ऐसा कर लें, रूरल, अर्बन, रूरल, अर्बन, अब उन्हीं में कि रूरल एरियाज में मतलब क्लासेस, लड़के कितने हैं, लड़कियां कितने हैं, तो 2 होगी इंफॉर्मेशन है। लेकिन वही लड़के लड़कियों की इंफॉर्मेशन, लेकिन रूरल में कितने हैं और अर्बन में कितने हैं लड़के, और रूरल में कितने हैं और अर्बन में कितनी हैं लड़कियां। तो अब ये 3 जानकारी दे रहा है, कौन सी क्लास में कितने लड़के हैं रूरल में, और कौन सी क्लास में कितने लड़के हैं अर्बन में।
दूसरा टेबल बता रहा है कौन, जैसे एक मान लो कोई इंफॉर्मेशन है कि 8th क्लास में कितनी लड़कियां हैं रूरल एरिया में, 8th क्लास में कितनी लड़कियां हैं अर्बन एरिया में। अब 3 इंफॉर्मेशन दे रहा है ये, तो ये हो गया ट्रिपल टेबल। अब इसमें रूरल में ही हम 2 कैटेगरी बना लें। अगर इन्होंने क्या दिया है, मैरिड अनमैरिड, मैरिड अनमैरिड, तो आगे इसके सब डिवीजन हो जाएगी ना। देखो रूरल का सेल ये था, हमने रूरल के सेल को डिवाइड करके अब मैरिड और अनमैरिड भी बना दिया। तो अब एक से ज्यादा जानकारी, कितनी जानकारी होगी कि जैसे 8th में कितने लड़के हैं रूरल एरिया के जो मैरिड हैं, फिर बन गई जानकारी कि 8th में कितने लड़के हैं अर्बन एरिया में जो अनमैरिड हैं। या और कोई एग्जाम्पल कि 10th क्लास में कितनी लड़कियां पढ़ती हैं रूरल एरिया में जो कि मैरिड है, आगे डिवीजन कर लो मैरिड की। ये बन गया आपका मैरिड और एक अनमैरिड। तो ये हो गया आपका मैनीफोल्ड टेबल। तो इसमें अब देखो आपने स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट लिया है, तो ये सिरदर्द थोड़ी अभी लगानी पड़ेगी। और ये आपको वंस फॉर ऑल, देखो एक बार तो पढ़ना ही था ना, तो उसको टाइम से ही पढ़ लिया जाए तो ठीक है। ये आपका देखेंगे, बाकी कल करेंगे, क्योंकि ये जैसे इन्होंने डेफिनेशन ही क्या दी है, इन्होंने दी होंगी। जितने भी क्लासिफिकेशन थी, जर्नल पर्पस टेबल, इट प्रेजेंट डाटा इन अ ग्रेट डिटेल। दूसरा, इट डज नॉट प्रेजेंट एनी स्पेसिफिक डाटा और एनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम। दीज आर डाटा बैंक फॉर द रिसर्च, फॉर द रिसर्चर्स, जो जर्नल मिलता है। स्पेशल पर्पस टेबल, दिस टेबल इज प्रिपेयर्ड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस अंडर कंसिडरेशन। तो कोई इतना वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फिर ओरिजिनल टेबल और डिराइव टेबल में, द ओरिजिनल टेबल विच इज इन विच डाटा इज आर प्रेजेंटेड इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, एंड डिराइव्ड टेबल में in which when the data in which derived data from original table is presented, जो कहीं और ओरिजिनल था वहां से आपने लेके यूज किया तो वो डिराइव्ड टेबल हो गया। फिर वन वे टेबल, द सिंपल टेबल, सिंपल टेबल इज अ सिंपल टेबल विच गिव्स ओनली वन इंफॉर्मेशन। जैसे कितनी क्लास में कितने बच्चे थे, जो पहला एग्जांपल किया था हमने, ये सिंपल टेबल। वो कॉम्प्लेक्स टेबल फिर आगे ये 2 का होता है, डबल, ट्रिपल और मैनीफोल्ड। तो डबल में क्या लिखा है, द टू वे टेबल। टू वे मतलब इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, वो ये कह रहा है कि अगर आपने यहाँ लिखा था ना, जैसे टेबल में यहाँ लिखा था, मान लो हमने डेज कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, आप यहाँ भी लिख सकते हो। वो एक चीज एडिशनल ये बता रहा है कि आप इस तरह भी अगर लिखना चाहो टू वे में, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो रोज के हेड्स या स्टब्स आप वहां भी लिख सकते हो, तो कोई डिफरेंट नहीं है। ट्रिपल के लिए लिखा है, ट्रिपल टेबल शोज 3 इंटररिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डाटा। और मैनीफोल्ड में, अ मैनीफोल्ड टेबल शोज मोर देन 3 इंटररिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डाटा। फिर मेरिट्स क्या है इस टेबुलर प्रेजेंटेशन की। सिंपल प्रेजेंटेशन, कि टेबल में जब डाटा दिखाया जाता है तो सिंपल होता है, क्योंकि सीधा सीधा नंबर ही दिख रहे होते हैं। हेल्प्स इन कंपैरिजन, आप कितना इजीली कंपेयर कर लेते हो। अगर 2 बैट्समैनों के एवरेज दी हो या उनका स्ट्राइक रेट दिया हो, आप सीधा उसके निकाल लेते हैं ना अंदाजा, तो कंपैरिजन टेबल से आसान होता है। स्पेशल एम्फेसिस, कि टेबुलेशन हाईलाइट्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा। हालांकि पता नहीं कैसे, इकोनॉमिकल तो होता ही है, इजी होता है, जल्दी बन जाता है, कोई ना लेबर ज्यादा लगती है ना टाइम ज्यादा लगता है, एंड इजी टू ड्रॉ। तो ये इसके मेरिट्स हैं। और डीमेरिट्स, पहला तो बिल्कुल सही है कि टेबल डू नॉट लीव एवरलास्टिंग इफेक्ट ऑन माइंड ऑफ द रीडर। सच बात है ये। आप देखो, अगर आपने T20 का मैच देखा होगा,
आपको डाटा याद नहीं रहेगा अगर टेबल में लिखा होगा, लेकिन अगर वो नीली लाइन दिखाई होगी ना स्ट्राइक रेट की, किसकी नीली लाल वाली ऊपर थी, वो डायग्रामेटिकली या वो पिक्चर वो आपको ज़्यादा कैच करेगी। टेबल वाला जो है वो ज़्यादा मेमोरी में लास्ट नहीं करता, काफ़ी देर रहता नहीं है। अच्छा, अट्रैक्टिव नहीं होता, टेबल्स बोरिंग लगते हैं, अट्रैक्टिव नहीं होते। डायग्राम्स अट्रैक्टिव भी लगते हैं और इंफॉर्मेटिव भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, हालांकि ये बोल रहा है लेकिन बात ये कह रहा है कि टेबल्स कैन नॉट बी यूज टू गिव कंपैरेटिव एनालिसिस एज कंपेयर टू ग्राफिक प्रेजेंटेशन। जैसे एक का नीला वो दिखाया है बैटिंग का और एक का लाल दिखाया है, तो कंपैरिजन हो जा रहा है नीला बड़ा है लाल बड़ा है, तो उसमें तो बॉक्स और डायग्राम आधार होता है। तो इसलिए इसमें सीधा सीधा नहीं दिख रहा है कि उसका उसने 57 रन बनाए हैं, उसने 80 बनाए हैं, तो कंपैरिजन तो यहाँ भी हो ही जाता है। लेकिन ये इसके डीमेरिट में इस तरह से लिख रहा है कि जैसे वो नहीं हो सकता है, कंपैरिजन नंबरों की मदद से नहीं हो सकता, तो ये कह रहा है कि भी डायग्राम से ज़्यादा आसानी से हो सकता है। दैट्स व्हाट ही इज राइटिंग। इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन भी नहीं कह सकते हम, इंटरप्रेट तो होता ही है। और क्या है इसमें, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, जैसे टेबल्स में कई बार क्वालिटीज डाल के भी टेबल बनते हैं। जैसे इन्होंने एग्जांपल बड़ा अच्छा दिया हुआ है, जैसे ऐसे इस तरह का लिखा हो, एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड में एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, फिर अनएम्प्लॉयड में एजुकेटेड, अनएजुकेटेड कितने, तो इसमें क्वालिटीज दिखाई जा रही है ना कि भाई उसकी ट्रेड्स या उसका करेक्टरिस्टिक्स बताए जा रहे हैं। तो ये क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है, क्वालिटीज के आधार पर, मतलब उसके लक्षणों के आधार पर क्लासिफिकेशन की जा रही टेबल की। और क्वांटिटेटिव तो सीधा ये जब नंबरों का, जैसे 0 to 10 के बीच में इतने बच्चे आ रहे हैं, 10 to 20% के बीच में इतने बच्चे आ रहे हैं, उसमें तो नंबर बेसिस है, नंबरों के आधार पर क्लासिफिकेशन की जा रही है। सो दैट बिकम्स क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। ये हम कल कर चुके हैं, ये हम कल कर चुके हैं कि ज्योग्राफिकल बेसिस पे, क्रोनोलॉजिकल बेसिस पे टेबल की वो क्लासिफिकेशन होती है। चलो आप इसको आज रीडिंग करो, टैबुलर प्रेजेंटेशन को, बिकॉज वी नीड टू गो स्लो। सर इसमें क्या ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी होती है क्या? होती, वो अभी बाद में आएगी बेटा, वो बाद में आएगी, नेक्स्ट आएगा। पेपर कैसा हुआ पहले ये बताओ, किस किस पेपर कैसा हुआ, अभी तो हमको मिला ही नहीं है चेक करने के लिए। पेपर कैसे हुए हैं? सर अच्छे हुए। फिर अच्छा हो। बाकी बेटा ये क्या चुपचाप, आपको टीवी देख रहे हो क्या? स्टूडेंट्स तो ऐसे आते हैं क्लास में जैसे टीवी देख रहे हैं, कि वो देख रहे हैं बस हमें ज्ञान आ रहा है, और बेटा फिर बोलो भी तो सही। चलो तुम्हारी मर्जी बेटा, तुम्हारी मर्जी, जैसा ठीक लगे। पर आप गलती करते हो, बेवकूफ़ी करते हैं, आपको इस चीज़ का पता नहीं है कि आप बेवकूफ़ी कर रहे हो। चलो चलो ठीक है, फिर टेक केयर बेटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट है। बाय बेटा, थैंक यू सर। बाय पुत्र, बाय बाय बच्चे, थैंक यू सर। बाय बेटा। बच्चे भी कम ही आ रहे हैं।